हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स को पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स में कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है इस वीडियो में। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स की मीनिंग हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग ब्रोकर और अंडरराइटर में क्या डिफरेंस होता है इसको देखेंगे। कितने तरह की अंडरराइटिंग होती है, टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग में ये देखा जाएगा। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है और अंडरराइटिंग कमीशन के पेमेंट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और क्या प्रोविज़न है कंपनीज एक्ट में, ये देखा जाएगा। उसके बाद अंडर राइटर्स की नेट लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है, यानी कितने शेयर्स उनको लेना है या डिबेंचर्स उनको लेना है और उनकी कितनी लायबिलिटी है। इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे, न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे हम। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स की मीनिंग समझ लेते हैं। Underwriting is a process which refers to a definite and unambiguous assurance by underwriters to take up a fixed number of shares or debentures of a company irrespective of the number of shares subscribed by public। तो अंडरराइटिंग एक प्रोसेस है जिसमें इस बात का एश्योरेंस होता है, जिसे कमिटमेंट भी कह सकते हैं या आसान लैंग्वेज में हम समझने के लिए गारंटी भी कह सकते हैं। एक तरह से अंडरराइटर्स यानी वो लोग जो इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं उन्हें अंडरराइटर्स कहा जाएगा। कंपनी को इस बात की गारंटी या एश्योरेंस देते हैं कि वो एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करवा देंगे या वो खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, कंपनी जब नहीं होती है तो उसके शेयर्स को उसे बेचने में मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आती है। तो कंपनी अगर चाहती है कि वो खुद से सारे शेयर्स को बेच ले और वो नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो वो कुछ लोगों की मदद देती है कि उनके ज़रिए उसके शेयर्स को पब्लिक तक सब्सक्राइब कराया जा सके। तो वो लोग जो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने में मदद करते हैं, और बल्कि इस हद तक मदद करते हैं कि अगर कंपनी के शेयर्स एक भी शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो होंगे वो कंपनी के शेयर्स को खुद सब्सक्राइब कर लेंगे या कंपनी के शेयर्स को खुद खरीद लेंगे। तो इस हद तक गारंटी, इस हद तक आश्वासन या एश्योरेंस होता है अंडरराइटर्स का कंपनी के लिए। अब आपको यहाँ पर एक बात ये भी बता दें कि ऐसा क्यों होता है, कंपनी क्यों चाहती है कि उसके शेयर्स को सब्सक्राइब कराया जाए। देखिए, सब्सक्राइब कराना तो ज़रूरी है, लेकिन एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला भी क्राइटेरिया होता है कंपनीज एक्ट में। इसको आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर ये कहा जाता है कि कंपनी अगर 90% शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करवा पाती है तो उसको उन लोगों का शेयर्स लौटाना पड़ता है। यानी 90% शेयर्स कंपनी के सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, तभी वो आगे का प्रोसेस कर सकती है, अलॉटमेंट कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी खुद से कोशिश करती है और उसके 70 या 80% तक सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, लेकिन वो आगे का काम नहीं कर सकती, आगे का प्रोसेस नहीं कर सकती, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर 90% है तो 90% तक उसके शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी कंपनी को अंडरराइटर्स का सहारा लेना पड़ सकता है या अंडरराइटर्स की मदद लेनी पड़ सकती है। अब दो चीज़ें यहाँ पर, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स, अक्सर ये दोनों कंफ्यूजिंग है। इसको यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट में डिफरेंस बताया है। ब्रोकर जो होते हैं वो कंपनी के शेयर्स को बेचवाने का या सब्सक्राइब कराने की प्रॉमिस करते हैं। तो ब्रोकर्स के जरिए एक प्रॉमिस होता है कि वो कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करवा देंगे। कोई कमिटमेंट नहीं होता उनका, ठीक है। अगर वो करवा देते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको कमीशन मिल जाएगा, ब्रोकरेज मिल जाएगा। नहीं करवाते तो कंपनी उन पर क्लेम नहीं कर सकती है कि आप मेरे इतने शेयर्स को भिजवा ही दीजिए। जबकि अंडरराइटर्स जो होते हैं वो कमिटमेंट करते हैं कि कंपनी के शेयर्स को जो कि उन्होंने तय किया था वो सब्सक्राइब करवा देंगे, और अगर वो सब्सक्राइब नहीं करवा सकते पब्लिक से तो वो खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्रोकर्स प्रॉमिस करते हैं शेयर्स को सब्सक्राइब करने की, जबकि अंडरराइटर्स कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने या खुद सब्सक्राइब करने का कमिटमेंट करते हैं। Brokers only procure subscription for shares or debentures from public on company's behalf। कंपनी के बिहाफ पर ब्रोकर्स कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करवाते हैं। प्रोक्योर यानी वो पब्लिक को बुला करके सब्सक्रिप्शन करवाएंगे। लेकिन अंडरराइटर्स क्या करते हैं? अंडरराइटर्स नॉट ओनली प्रोक्योर बट ऑल्सो सब्सक्राइब टू द शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी। तो अंडरराइटर्स ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पब्लिक को बुलाकर लाते हैं कि कंपनी के शेयर्स खरीद लो, बल्कि वो खुद भी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं अगर पब्लिक नहीं खरीद पाती है। और लास्ट डिफरेंस ये है कि ब्रोकर्स कौन हो सकता है? ब्रोकर्स कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म
हो सकती है। लेकिन अंडरराइटर्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, या कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस set up by the government in public sector also play an active role of underwriting। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी सेट किया हुआ है, उनको इस्टेब्लिश किया है जो अंडरराइटर्स का काम कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं अंडरराइटिंग कितने तरह की होती है। अंडरराइटिंग दो तरह की होती है, एक होती है कंप्लीट अंडरराइटिंग और एक होती है पार्शियल अंडरराइटिंग। तो पहले हम लोग कंप्लीट अंडरराइटिंग को समझेंगे। In this case, the whole of the shares or debentures are underwritten either by a single firm or institutions or a group of firms or institutions। कंप्लीट अंडरराइटिंग का मतलब कि कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने की 100% कमिटमेंट या 100% गारंटी या 100% लायबिलिटी होती है अंडरराइटर्स की। इसे कहते हैं कंप्लीट अंडरराइटिंग। यानी कंपनी अगर 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है तो अंडरराइटर्स ने कहा कि हम 1 लाख शेयर्स आपके पूरे के पूरे सब्सक्राइब करवा देंगे, या हम पूरे के पूरे खरीद लेंगे, या जितने भी बचे रहेंगे वो सब हम खरीद लेंगे पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के बाद। अब ये जो आश्वासन है या जो एश्योरेंस है ये कोई सिंगल फर्म ही कर सकती है, यानी कोई एक फर्म ही अंडरराइटर हो उस कंपनी की, या कई फर्म मिल करके भी ऐसी गारंटी दे सकते हैं। तो इसीलिए सिंगल फर्म के जरिए भी हो सकता है और मेनी फर्म्स के जरिए भी हो सकता है। पार्शियल अंडरराइटिंग में क्या होता है, ओनली ए पार्ट ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी इज अंडरराइटिंग। यानी कंपनी पूरे शेयर्स को अंडरराइटर्स को नहीं देती है सब्सक्राइब करने के लिए, बल्कि कुछ पार्ट। मान लीजिए कंपनी कहती है कि 70% शेयर्स हमारे अंडरराइटर्स के थ्रू सब्सक्राइब होंगे, तो 30% कंपनी खुद कोशिश करेगी उसको बेचने की। अब 70% की जिम्मेदारी अंडरराइटर्स की आ जाएगी। तो इसमें 100% जिम्मेदारी अंडरराइटर्स की नहीं होगी, जितना परसेंटेज तय होगा अंडरराइटर्स के लिए सब्सक्राइब करने को, उतने परसेंट के लिए ही अंडरराइटर्स लाइबल होंगे। अंडरराइटिंग कमीशंस, तो ये जो अंडरराइटर्स होते हैं उनके इस काम के लिए क्या उनको फ्री में रखा जाता है? बिल्कुल नहीं, कोई भी फ्री में काम नहीं करता। तो अंडरराइटिंग कमीशन उनको पे किया जाता है उनके इस काम के लिए। अब ये कब पे किया जाता है? इट इज पेड एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑन द इशू प्राइस ऑफ द होल ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर्स अंडररिटन। ये एक स्पेसिफाइड रेट होता है, एक तय रेट होता है कंपनी के बीच में और अंडरराइटर्स के बीच में। उसी रेट पर कंपनी के इशू प्राइस का वो रेट होता है। देखिए इशू प्राइस का होता है, ध्यान रखिएगा, नॉमिनल प्राइस का नहीं। कंपनी के शेयर्स अगर 100 के हैं और उसने 150 में बेचा है, 150 में इशू किया है, तो 150 रुपए का वो परसेंटेज या वो रेट निकाला जाएगा जो तय हुआ है अंडरराइटिंग कमीशन के लिए। तो इशू प्राइस का स्पेसिफाइड रेट होता है अंडरराइटिंग कमीशन। Whether the underwriters are called upon to take up any shares or not। अब देखिए यहां पर ये बात समझ लीजिए, तो जितने भी शेयर्स की गारंटी अंडरराइटर्स ने ली है सब्सक्राइब कराने की, उन तमाम शेयर्स पर कमीशन दिया जाता है। तो बात समझ लीजिए कि जो अंडरराइटिंग कमीशन होता है वो एक तरह से रिस्क बियरिंग फैक्टर की वजह से होता है। इसीलिए लिखा हुआ है मैंने थर्ड पॉइंट में, अंडरराइटिंग कमीशन इज द रिटर्न ऑफ द रिस्क बोर्न बाय द अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स जो रिस्क बियर करते हैं उस रिस्क के वजह से उनको ये कमीशन दिया जाता है। अंडरराइटिंग कमीशन में आल्सो बी पेड अलोंग विद द ब्रोकरेज अमाउंट। कभी कभी अंडरराइटिंग कमीशन के साथ साथ उनको ब्रोकरेज अमाउंट भी दिया जाता है। अब अंडरराइटिंग कमीशन का पेमेंट कैसे हो सकता है, इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 40 और सब सेक्शन 6 में कहा गया है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट ए कंपनी में पे कमीशन टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विद सब्सक्रिप्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो ये कोई भी पर्सन जो कि कंपनी के सब्सक्रिप्शन में जुड़ा हुआ हो या उस सब्सक्रिप्शन के प्रोक्योरमेंट में जुड़ा हुआ हो उसको दिया जाता है। वेदर एब्सोल्यूट और कंडीशनल, चाहे तो वो पर्सन या वो अंडरराइटर्स पूरी तरह से 100% उस शेयर्स को सब्सक्राइब करने की गारंटी लेता हो या उससे कुछ कम जो भी तय हुआ हो, कंडीशन जो भी बनी हो, उसको सब्सक्राइब करने की गारंटी देता है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। उसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं जो कि कंपनीज रूल 2014 में बताई गई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहली बात, द पेमेंट ऑफ सच कमीशन शैल बी अथोराइज्ड इन द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब कंपनी बनती है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त उसे कुछ डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसमें मेंशन करना पड़ता है कि
वो कंपनी अंडरराइटर्स को कितना कमीशन देगी। तो अंडरराइटिंग कमीशन के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना या उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। दूसरी बात, द कमीशन में बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब ये कमीशन का पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए दो चीज़ें हैं, या तो कंपनी नया शेयर इशू करे और उस शेयर से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करे कमीशन को पे करने में, या कंपनी अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल करे, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ कमीशन क्या होगा। रेट ऑफ कमीशन पेड और एग्रीड टू बी पेड शैल नॉट एक्सीड इन केस ऑफ शेयर 5%। देखिए, अगर शेयर्स की बात हो रही है तो शेयर्स के केस में अंडरराइटिंग कमीशन मैक्सिमम 5% हो सकता है। मैक्सिमम है लिमिट, 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ 5% से कम हो सकता है। अगर कंपनी नेगोशिएट करती है अंडरराइटर से और वो 5% से कम पे मान जाते हैं तो कंपनी वो कम वाला देगी, 5% नहीं देगी। तो 5% तो बहरहाल मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है शेयर के केस में। लेकिन यही 5% डिबेंचर्स के केस में नहीं होता है। डिबेंचर के केस में ये हो जाता है 2.5%। अगर कंपनी डिबेंचर्स के लिए अंडरराइटिंग कमीशन देने वाली है तो वो 2.5% हो सकता है मैक्सिमम, 2.5% से कम भी हो सकता है। अगर अंडरराइटर्स 2.5% से कम पे मान जाते हैं तो उनको कम दिया जाएगा। चौथा पॉइंट, द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी शैल डिस्क्लोज। कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस होता है, उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी को कुछ बातें मेंशन करनी पड़ेगी अंडरराइटिंग कमीशन से रिलेटेड, जैसे अंडरराइटर कौन होंगे, उनका नाम लिखना होगा। द रेट एंड अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स को दिया जाने वाला रेट क्या होगा, यानी किस रेट से दिया जा रहा है, और अंडरराइटिंग कमीशन का अमाउंट क्या होगा, ये भी लिखना होगा। द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच इज टू बी अंडररिटेन ऑन सिक्योरिटीज और सब्सक्राइब्ड बाय अंडरराइटर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करवाया जाएगा अंडरराइटर्स के थ्रू, ये भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देयर शैल नॉट बी पेड कमीशन टू एनी अंडरराइटर्स ऑन सिक्योरिटीज विच आर नॉट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अंडरराइटिंग कमीशन नहीं दिया जाएगा अंडरराइटर को जब कभी कंपनी कोई शेयर ऑफर ही नहीं करती है। देखिए, कंपनी अगर ऑफर ही नहीं कर रही है तब कमीशन नहीं दिया जाएगा। कंपनी शेयर ऑफर करेगी तब अंडरराइटर की जिम्मेदारी आती है। जब अंडरराइटर की जिम्मेदारी आएगी तभी उनको कमीशन मिलेगा। अब जब कंपनी ने शेयर ही नहीं ऑफर किया तो अंडरराइटर की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है उसको सब्सक्राइब कराने की, क्योंकि ऑफर सबसे पहला स्टेप होगा, ऑफरिंग के बाद ही सब्सक्रिप्शन होगा। तो अंडरराइटर्स की जिम्मेदारी सब्सक्राइब कराने की है, लेकिन अगर कंपनी ने ऑफर नहीं किया तो उनकी जिम्मेदारी सब्सक्राइब कराने की होगी ही नहीं। जब उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी तो उनको कमीशन भी नहीं मिलेगा। A copy of the contract for the payment of commission is delivered to the registrar at the time of delivery of the prospectus for registration. कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस भी होता है। कहा जा रहा है कि कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इस कमीशन के पेमेंट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी साथ में जमा करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के वक्त। अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशंस में दो टर्म है, मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स सेंट थ्रू अंडरराइटर्स बियर ए स्टैंप ऑफ द रिस्पेक्टिव अंडरराइटर्स। देखिए, ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं वो अंडरराइटर्स के जरिए हुए हैं या कंपनी ने उसको डायरेक्टली खुद अपनी मेहनत से उसको सब्सक्राइब करा लिया है। तो इसके लिए फर्क होता है उसके मार्किंग से, यानी वो एप्लीकेशन जो किसी अंडरराइटर के थ्रू आएगा उस एप्लीकेशन पे उस अंडरराइटर का मार्क होगा, निशान होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन उस अंडरराइटर्स के थ्रू आया है। मान लीजिए एक अंडरराइटर ए है, उसका नाम ए है, ठीक है। तो अब जब कभी एप्लीकेशन आया और ये एप्लीकेशन ए के थ्रू आया तो इसके ऊपर ए का निशान होगा। तो ये एप्लीकेशन से पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन मार्क्ड है और इस पर निशान ए का है, इसका मतलब ये ए ने अपना काम किया है। तो मार्क्ड एप्लीकेशन का सीधा सीधा मतलब यही है कि वो एप्लीकेशन जो किसी अंडरराइटर्स के थ्रू आते हैं उसके ऊपर मार्किंग कर दी जाती है, और वो एप्लीकेशन जो अंडरराइटर्स के थ्रू नहीं आते हैं वो उस पर मार्किंग नहीं की जाती है, उसे कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने खुद कोशिश करके उस शेयर्स को सब्सक्राइब कराया है, इसमें अंडरराइटर्स का रोल नहीं है, ये अंडरराइटर्स ने इसको सब्सक्राइब नहीं करवाया है, बल्कि कंपनी ने खुद डायरेक्टली सब्सक्राइब करवा लिया है इसको। तो ये होता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो इसको समझ में आना चाहिए आपको कि मार्क्ड और अनमार्क्ड में क्या डिफरेंस है।
अब आइए हम लोग बात करते हैं कंपनी के अंडरराइटर्स की लायबिलिटी तय करना कैसे होगा। दो मैंने बताया आपको कि अंडरराइटिंग दो तरह की होती है, कंप्लीट होती है और पार्शियल होती है। तो पहले हम लोग कंप्लीट अंडरराइटिंग देखेंगे। कंप्लीट अंडरराइटिंग में भी दो केस होता है, एक ये होता है कि सिंगल अंडरराइटर ने उसकी गारंटी दी है और एक होता है कि मल्टीपल अंडरराइटर्स ने उसकी गारंटी दी है अंडरराइटिंग की। तो पहला इसमें केस आएगा सिंगल अंडरराइटर। इसमें क्या होगा, द अंडरराइटर विल बी लायबल टू टेक अप ऑल द शेयर्स और डिबेंचर्स दैट हैव नॉट बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। तो इसमें जो सिंगल अंडरराइटर है वो खुद ही इस बात की जिम्मेदारी लेता है, गारंटी देता है कि जितने भी शेयर्स होंगे वो खुद सब्सक्राइब कर लेगा अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो यहाँ पर ये बात मायने नहीं रखती है कि कितने शेयर्स मार्क्ड हैं और कितने अनमार्क्ड हैं, क्योंकि एक अकेला अंडरराइटर है और उसकी गारंटी भी 100% की है। तो चाहे उसके मार्क के थ्रू आए, उसके थ्रू को एप्लीकेशन आए या उसके थ्रू ना आए, डायरेक्टली एप्लीकेशन आए कंपनी के थ्रू, उसकी जिम्मेदारी, उसकी लायबिलिटी पूरे 100% शेयर्स के लिए होगी और वो अकेला ही इस जिम्मेदारी को उठाएगा। तो ऐसे केस में उसकी लायबिलिटी क्या बनेगी, शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफर्ड, जितने भी शेयर्स या डिबेंचर कंपनी ने ऑफर किए हैं उसमें से कितना एप्लीकेशन टोटल आया, उसके जरिए कितना आया और कंपनी ने कितना सब्सक्राइब करवाया, वो सब मिला करके जितना भी एप्लीकेशन आया होगा वो माइनस कर देंगे। मान लेते हैं कि कंपनी ने 1000 शेयर ऑफर किए, ठीक है, और उसके थ्रू जो मार्क्ड एप्लीकेशन आया वो आया 500 और जो कंपनी ने खुद डायरेक्टली सब्सक्राइब कराया जो कि अनमार्क्ड है वो है 300। तो 1000 माइनस 800 करने पर 200 शेयर की लायबिलिटी उसकी बनेगी, क्योंकि इसमें कोई और है नहीं, वो अकेला है। तो 200 शेयर्स पूरा उसको सब्सक्राइब अभी भी खुद कराना पड़ेगा या वो खुद करेगा। अब यहां पर देखिए, इफ शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड और फुली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, देखिए अब यहां पर देखिए, इफ शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड और फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक द अंडरराइटर इज फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी। अब जब पूरा सब्सक्राइब कर लिया जाएगा पब्लिक के जरिए तो उसकी लायबिलिटी कुछ नहीं बनेगी। मान लीजिए कंपनी ने ऑफर किया और पब्लिक ने खुद ही 100% सब्सक्राइब कर लिया या 100% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आप जानते हैं, तो यहाँ पर अंडरराइटर का रोल बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो खुद डायरेक्टली सब्सक्राइब हो गया। तो ऐसे में उसकी लायबिलिटी कुछ नहीं बनेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसको कमीशन नहीं मिलेगा, नहीं, कमीशन उसको मिलेगा, ठीक है। हाउएवर ही विल बी एंटाइटल्ड टू गेट अंडरराइटिंग कमीशन। क्यों मिलेगा कमीशन, पहले मैं बता चुका हूं, इसलिए मिलेगा क्योंकि जिम्मेदारी तो उसने ली थी पूरे 100% सब्सक्राइब कराने की, तो उसको जो कमीशन मिल रहा है उसके जिम्मेदारी की वजह से मिल रहा है। अब डायरेक्टली कंपनी के थ्रू सब्सक्राइब हो गया, ये उसकी किस्मत है, वो अच्छी बात है, इसमें उसका कोई रोल नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कमीशन ना मिले, कमीशन तो उसे मिलेगा, पूरे 100% की जिम्मेदारी ली थी तो 100% उसको कमीशन मिलेगा। अब बात करते हैं मल्टीपल अंडरराइटर्स, ठीक है। कंप्लीट अंडरराइटिंग, मल्टीपल अंडरराइटर्स, यानी 100% अंडरराइटिंग होगी शेयर्स की, लेकिन ये अंडरराइटिंग की जो गारंटी है या एश्योरेंस है वो एक नहीं देगा, बल्कि कई अंडरराइटर्स मिलकर के एक रेशियो में देंगे। इसके लिए लायबिलिटी आपको फिर बांट देनी पड़ेगी, जो रेशियो होगा उन अंडरराइटर्स के बीच में उस रेशियो में बांटा जाएगा। इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक टेबल बनाएंगे। मान लीजिए दो अंडरराइटर्स, अंडरराइटर ए और अंडरराइटर बी। तो सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिखेंगे, यानी कितने % रेशियो में उन्होंने बांटने की बात कही है, तो ग्रॉस लायबिलिटी बनेगी। उसके बाद उसमें से कितने कितने एप्लीकेशंस उनके थ्रू आ गए हैं वो माइनस कर दिया जाएगा। और उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशन, यानी वो एप्लीकेशन जो कंपनी ने खुद अपनी मेहनत से मंगा लिए हैं, तो जो कंपनी ने मंगा लिए हैं वो भी अंडरराइटर्स के ही तरफ चला जाएगा, यानी कंपनी ने जो मेहनत किया है, कोशिश किया है, और उससे जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आए वो भी अंडरराइटर्स की तरफ ही चले जाएंगे एग्रीड रेशियो में। इसको हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा। तो इसके बाद नेट लायबिलिटी, तो जो कंपनी सब्सक्राइब कराती है शेयर्स को जो अनमार्क्ड होते हैं वो भी अंडरराइटर का ही फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि वो अंडरराइटर्स की लायबिलिटी को कम कर देते हैं। अब आइए बात करते हैं, इन केस सम फिगर्स आर निगेटिव, अगर कभी कोई फिगर निगेटिव आ गया, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक अंडरराइटर ए है, इसकी लायबिलिटी मतलब इसने जिम्मेदारी ली थी 500 शेयर को सब्सक्राइब कराने की, लेकिन 600 शेयर इसने सब्सक्राइब करा दिए, तो इसका 100 शेयर्स माइनस हो जाएगा, यानी इसने ज़्यादा सब्सक्राइब करा दिया।
वहीं पर कोई दूसरा सब्सक्राइबर है जिसने 500 की ली थी गारंटी, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन 400 ही आया, तो इसका 100 आया, तो इसकी जो बी वाले की जो लायबिलिटी बनेगी वो 100 बनेगी, लेकिन ए वाले की तो निगेटिव हो गई है, तो ये निगेटिव वाला जो होगा ये इसके में चला जाएगा। ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि इट विल बी ट्रांसफर टू द अदर अंडरराइटर्स अकाउंट इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। अब अगर मान लीजिए 2 की जगह 3 होते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, सी का भी मान लीजिए कुछ अमाउंट बच रहा था, सपोज सी का भी कुछ आ रहा था, तो बी और सी दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, इसका मतलब बी और सी दोनों की लायबिलिटी कुछ ना कुछ बची थी, है ना। तो ए चूंकि निगेटिव आ रहा था, यानी ए ने ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया है, तो वो जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया वो बी और सी में दोनों में उनके जो रेशियो होगा ग्रॉस लायबिलिटी का उस रेशियो में बांट देंगे। तो एनी हाउ इसका मतलब ये होता है, ये मल्टीपल अंडरराइटर्स में समझ लीजिए कि एक अंडरराइटर्स की लायबिलिटी दूसरे हुए से जुड़ी, दूसरे अंडरराइटर से जुड़ी होती है, क्योंकि कंप्लीट अंडरराइटिंग कराना है, तीनों को मिल करके कराना है। अब किसी ने अगर ज्यादा अंडरराइट कर दिया, किसी ने कम कर दिया, तो ज्यादा वाले का केस जो है कम वाले की तरफ चला जाएगा, यानी एक तरह से वो एक दूसरे का हेल्पिंग या म्यूचुअल बेनिफिट वाली बात यहाँ पे हो जाएगी। अब आइए पार्शियल अंडरराइटिंग की बात करते हैं। पार्शियल अंडरराइटिंग में 100% शेयर्स को सब्सक्राइब करने की गारंटी नहीं होती है, बल्कि उससे कुछ कम होती है, और इसमें अगर कोई सिंगल अंडरराइटर है तो वहां पर कोई एक पर्सन या एक अंडरराइटर ही कंपनी के कुछ पार्ट को अंडरराइट करने की जिम्मेदारी लेता है। जैसे मान लेते हैं एक अंडरराइटर सिंगल है जिसने 60% या 70% शेयर्स को या डिवेंचर्स को अंडरराइट करने की जिम्मेदारी ली है, तो अगर मान लीजिए 60% जिम्मेदारी ली है तो बैलेंस बचा 40%। अब ये 40% जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, ये कंपनी की खुद की हो जाएगी। अगर 70% के लिए उसने लिए जिम्मेदारी तो बचा 30%, 30% की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, कंपनी की हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक तरह से सिंगल अंडरराइटर जो होगा एक तो सिंगल हो जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसके लिए जिम्मेदारी खुद कंपनी की होगी उसको सब्सक्राइब कराने की। इसमें लायबिलिटी जो बनेगी ग्रॉस लायबिलिटी, जितना भी उसने लिया हुआ है, मान लीजिए ए ने 60% लिया है तो 60% ऑफ द टोटल इशू शेयर्स माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, यानी उसके थ्रू जितने आए। अगर 1000 शेयर है और उस पर 60% लिया है सपोज, तो उसकी 600 की ग्रॉस लायबिलिटी हुई और मार्क्ड एप्लीकेशन 500 आए, तो अब बची लायबिलिटी 100 की खाली। ठीक है, 600 में से 500 उसने करवा दिया था, 100 ही उसकी लायबिलिटी बनी, जबकि टोटल शेयर जो थे 1000 शेयर थे, तो बाकी के 400 शेयर की लायबिलिटी अंडरराइटर की नहीं है, बाकी के 400 शेयर्स की लायबिलिटी कंपनी की है। अब पार्शियल अंडरराइटिंग में मल्टीपल अंडरराइटर्स देख लेते हैं। यहाँ पर पार्शियल अंडरराइटिंग तो होगी, लेकिन वो भी मिल करके करेगा। जैसे एक कंपनी है, उसके 60% या 70% शेयर्स को सब्सक्राइब कराने की जिम्मेदारी कुछ अंडरराइटर्स ने ली है। ठीक है, तो वो कुछ अंडरराइटर्स जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, वो सब किसी न किसी रेशियो में उतने परसेंट शेयर को बांटने की जिम्मेदारी ले लेंगे। जैसे मान लेते 1000 शेयर है, ठीक है, तो 1000 शेयर में 60% का तो ये हो गया, जिम्मेदारी हो गई अंडरराइटिंग, 60% की अंडरराइटिंग हो गई। लेकिन ये 60% भी अंडरराइटिंग दो लोगों में मान लीजिए बंटना है, ए में और बी में, और इनके बीच रेशियो सपोज 60% और 40% का है, तो 1000 पे 60% तो 600 हो जाएगा, 600 शेयर को अंडरराइट किया गया। अब 600 शेयर का 60% और 40% कितना हो जाएगा, 600 का 60% हो जाएगा 360 और 40% हो जाएगा 240, तो ए की जिम्मेदारी हो जाएगी 360 और बी की जिम्मेदारी हो जाएगी 240, जबकि इधर जो बाकी के 400 शेयर हैं वो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, वो कंपनी की होगी, क्योंकि उसको कोई अंडरराइट नहीं करेगा। ये पार्शियल अंडरराइटिंग का केस है। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेट लायबिलिटी इज सेम, नेट लायबिलिटी को कैलकुलेट करने का मेथड सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रॉस लायबिलिटी जितना परसेंट होगा उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, ये पिछला ही वाला मेथड है। एक सवाल से इसको समझते हैं। लिली लिमिटेड इशूज 1 लाख इक्विटी शेयर्स वेयर द इशू वाज टू बी अंडररिटन बाय 3 अंडरराइटर्स। देखिए 1 लाख शेयर्स को अंडरराइट करना है, और ये अंडरराइट होना है किससे, 3 अंडरराइटर से। 3 अंडरराइटर है ए, बी और सी। ए करेगा 40%, बी करेगा 30% और सी करेगा 30%, तो हो गया ना 40 + 30 + 30 100%। ये कंप्लीट अंडरराइटिंग वाला केस है।
तीनों अंडरराइटर्स ए, बी और सी मिलकर के 100% अंडरराइट करेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अच्छा, टोटल एप्लीकेशन जो हुआ है अब तक आया है कंपनी के पास सिर्फ 60,000 आया है। 1,00,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करवाना है लेकिन एप्लीकेशन 60,000 आया है। अब इस 60,000 में ये बता रहा है कि जो 20,000 है वो ए का स्टैंप है उसके ऊपर, इसका मतलब 20,000 ए ने करा दिया। फिर 10,000 जो है उसके ऊपर बी का स्टैंप है, यानी बी ने 10,000 करा दिया, 10,000 बी ने भी करा दिया। इसके बाद 20,000 जो है उसके ऊपर सी का स्टैंप है, इसका मतलब सी ने 20,000 करा दिया। तो टोटल कितना ए, बी और सी ने कराया? ए ने कराया 20, बी ने कराया 10 और सी ने कराया 20। तो 20 और 10 और 20 यानी 20, 30, 40 और 20, 50। 50,000 शेयर जो है ए प्लस बी प्लस सी ने 50,000 शेयर को सब्सक्राइब करवा दिया। अब बाकी के जो बचे हैं 10,000 शेयर्स, इस पर किसी का स्टैंप नहीं है, यानी ये अनमार्क्ड है। तो अनमार्क्ड जो शेयर है वो 10,000 है। टोटल हो गए ना 60,000। इस तरीके से 60,000 शेयर के लिए अब सब्सक्रिप्शन आ गया। लेकिन क्या ये 60,000 शेयर ही इशू करना था? कंपनी को इशू करना था 1,00,000, यानी 40,000 शेयर की जो कमी पड़ रही है उसकी लायबिलिटी बनेगी ए, बी और सी की। यही मुझे देखना है कि ए, बी और सी की लायबिलिटी बचे हुए शेयर्स के लिए कितनी बनेगी, कैसे बनेगी। तो इसको फिर हम लोग यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, आपको पहले ए, बी और सी का एक कॉलम बना लेना है, अलग अलग 3 कॉलम, और ये पहला कॉलम बनेगा डिटेल का। सबसे पहले तो ग्रॉस लायबिलिटी लिख लीजिए कितनी कितनी बनी। 1,00,000 शेयर्स को 3 लोगों में बांटना है, 40, 30 और 30 में, तो 40,000, 30,000 और 30,000, ये तो हो गई ग्रॉस लायबिलिटी। अब इसके बाद उन लोगों ने कितने अप्लाई करवा दिए हैं अपने मेहनत से, अंडरराइटर्स ने 20,000, 10,000 और 10,000। तो ये उनके खुद के शेयर्स हैं जो उन्होंने सब्सक्राइब करवाया है, क्योंकि ये मार्क्ड एप्लीकेशन है। तो अब बची जो है लायबिलिटी उनकी 20,000 की ए की, और 20,000 बी की, और 10,000 सी की बची। 20, 20, 10 ये लायबिलिटी ए, बी और सी की बची मार्क्ड के बाद। अब जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन 10,000 है, मैंने बताया था कि जो कंपनी अपनी तरफ से सब्सक्राइब कराती है अपनी मेहनत से, उसका फायदा भी अंडरराइटर्स को मिल जाता है। तो ये जो 10,000 शेयर कंपनी ने सब्सक्राइब करा दिए हैं उसको भी आप इसी रेशियो में ग्रॉस लायबिलिटी में बांटेंगे, 40, 30, 30 में, और जो कि ए, बी और सी को फायदा पहुंचाएगा। तो 10,000 को जब 40, 30, 30 में बांटा तो 4,000 और 3,000 आया। इसको माइनस करने के बाद अब नेट लायबिलिटी जो बच रही है, ए की 16,000, बी की 17,000 और सी की 7,000, ये लायबिलिटी बच रही है। तीनों को अगर आप टोटल करेंगे 16,000, 17,000 और 7,000, तो ये मिल करके आएगा 40,000। वही 40,000 शेयर जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, इन तीनों को मिला करके इस तरीके से ये सब्सक्राइब करवाएंगे। अब हम लोग लास्ट स्टेज पर आ गए हैं, वो ये है कि अंडरराइटिंग के केस में कौन कौन सी एंट्री पास करनी होती है। तो पहली एंट्री होगी व्हेन शेयर्स और डिबेंचर्स आर अलॉटेड टू अंडरराइटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर लायबिलिटी। देखिए, जो नेट लायबिलिटी है जो अभी हमने देखा, उस नेट लायबिलिटी में क्या होगा, अब वो जो ए है, बी है, सी है, या जो भी अंडरराइटर्स हैं उनको उतने शेयर खुद खरीदने पड़ेंगे। तो इस तरीके से उन अंडरराइटर्स की अब लायबिलिटी तय हो गई है, तो उस लायबिलिटी के लिए एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो एंट्री ये होगी कि अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 डिवेंचर्स। अगर शेयर के लिए लायबिलिटी हुई है तो 2 शेयर कैपिटल होगा, और अगर डिवेंचर्स की लायबिलिटी तय हुई है तो 2 डिवेंचर्स होगा। तो दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अंडरराइटर्स किस चीज़ की लायबिलिटी उनकी तय हुई है, शेयर की या डिवेंचर की या दोनों की। तो जब ये लायबिलिटी तय हो जाएगी, ये एंट्री पास होगी। इसके बाद कमीशन के लिए एंट्री होगी, व्हेन कमीशन बिकम्स पेबल टू द अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स को जो कमीशन दिया जाने वाला है उसके लिए एक एंट्री पास करनी होगी। वो एंट्री ये होगी, अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर्स। और लास्ट में फिर होगा, अंडरराइटर्स को जो कमीशन दिया जाने वाला है उसके लिए नेट अमाउंट की एक एंट्री करनी पड़ेगी। व्हेन द नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अंडरराइटर्स ऑन द शेयर्स और डिवेंचर्स टेकन अप बाय देम इज रिसीव्ड। अब शेयर्स या डिवेंचर्स जो लेगा अंडरराइटर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी को अंडरराइटर्स पैसा देगा शेयर या डिवेंचर के परचेस करने की वजह से, सब्सक्राइब करने की वजह से, और कंपनी अंडरराइटर को पैसा देगी उसके अंडरराइटिंग कमीशन की वजह से। तो एक तरफ से अंडरराइटर्स को देना है कंपनी को और एक तरफ से अंडरराइटिंग कमीशन लेना है।
तो ये दोनों अमाउंट का एक एडजस्टमेंट हो जाएगा। जितना लेना है यानी अंडरराइटिंग कमीशन उसको माइनस कर देगा उस अमाउंट से जो उसे कंपनी को अदा करना है। तो उसी को एडजस्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा उसे ही कहा गया है यहाँ नेट अमाउंट ड्यू। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। मान लेते हैं कि अंडरराइटर्स ने जो शेयर लिए हैं उनकी कीमत 1 लाख रुपए है। ठीक है, ये 1 लाख रुपए अंडरराइटर्स के शेयर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है अपनी लायबिलिटी की वजह से 1 लाख है, और इसमें से इनको कमीशन जो कंपनी से मिलना है वो मान लेते हैं कि 40,000 है। तो 40,000 कमीशन मिलना है और 1 लाख अंडरराइटर्स देंगे कंपनी को, तो इसका मतलब नेट अमाउंट जो हुआ 60,000 हुआ। तो अब अंडरराइटर 60,000 अमाउंट कंपनी को दे देंगे, तो ये हो जाएगा, उनका कमीशन का एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि नेट अमाउंट, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो कंपनी पास करेगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। यहाँ पे नोट मैं बता दे रहा हूँ कि अंडरराइटिंग कमीशन इज जनरली नॉट पेड इन कैश। तो अंडरराइटिंग कमीशन जो होगा वो पे करने की जरूरत नहीं होगी कंपनी को। क्यों नहीं पर जरूरत होगी? क्योंकि उसको एडजस्ट किया जाएगा। इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द मनी ड्यू ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स टेकन अप बाय द अंडरराइटर्स एंड ओनली द नेट अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम देम। हमने आपको समझा दिया कि अंडरराइटिंग कमीशन कैश में नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनसे जितना अमाउंट लेना है शेयर के बदले उस अमाउंट में से अंडरराइटिंग कमीशन को घटा दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा, और एडजस्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा उसी से ही एंट्री पास की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।